कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की। हमारे 3 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था सॉल्यूशंस, और सेकेंड पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड पढ़ाया गया है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट को लेंगे। वैसे तो ये आपका बुक के अकॉर्डिंग, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या जो भी आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। लेकिन सॉल्यूशन पहले स्टार्ट कर लिया था तो फिर उसी सीक्वेंस में चलते गए। तो अब फिज़िकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसको हम लोग उठा रहे हैं। बेटा जी, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा समझने वाला है और सॉलिड्स के यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। और जो हमारा बोर्ड होता है ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, तो काफ़ी कुछ हमें इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करके समझना पड़ेगा, मतलब हमें अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा ही कॉन्संट्रेटेड मोड में लाइएगा। जब मैं आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करूं, मतलब इमेजिन करवाऊं, तो आप उसमें आपको डूबना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बी केयरफुल। फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं सॉलिड स्टेट। बेटा जी, जब सॉलिड स्टेट की बात आती है तो शुरुआत में सबसे पहले यही बनता है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है आपको पता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर की 3 स्टेट्स हो सकती हैं, या तो सॉलिड स्टेट होगी, या लिक्विड स्टेट होगी, या गैसियस स्टेट होगी। तो इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए इस लेवल पर बेकार हैं करना। तो ये आपको आता है पहले से, इनके डिफरेंसेस पढ़े हम सारे, और फिर उसके बाद कहीं हम सॉलिड्स की सारी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ें जनरल वाली, जो आप लोग अब तक अप टू 11th या मेरे ख्याल से पता नहीं कौन से क्लास में, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर ये पढ़ी होंगी। ना तो उनको डिस्कस करने का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस है, ना ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आना है, ना तो आपके 12th में आना है, ना किसी कंपटीशन में आना है। तो हाँ, एक बात ये है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है तो आप किसी भी किताब से पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएंगी। जो हमारा यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होगा वो हम सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। भाई इतनी बात तो पता है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो ना के बराबर होता है। सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो सॉलिड्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सभी मैटर्स कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो सॉलिड्स में होता है वो पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है। अरेंजमेंट हो सकता है किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हो थ्रू आउट द सॉलिड। पूरे सॉलिड के क्रिस्टल में, जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा है, क्रिस्टल है आपके पास, सोडियम का नहीं, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें 10 टू दी पावर 22 आयंस होते हैं। तो ये जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ये थ्रू आउट द क्रिस्टल किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज हो रहे हैं। रेगुलर पैटर्न, जैसे ये पार्टिकल फिर दूसरा पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल फिर दूसरा पार्टिकल, में भी कोई भी पैटर्न हो सकता है। वो पैटर्न्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर हम इतना कहेंगे कि जब सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर रेगुलर होता है, तो जो सॉलिड बनता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरी तरफ अगर पार्टिकल्स किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने अरेंजमेंट में, तो वो बोले जाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, मतलब रैंडम अरेंजमेंट है।
सॉलिड के इस पार्ट में अरेंजमेंट दूसरा है, इस पार्ट में अरेंजमेंट दूसरा है। मतलब क्रिस्टल के इस पार्ट में अरेंजमेंट अलग है, इस पार्ट में अरेंजमेंट अलग है। मतलब कहने का ये हुआ, ये क्रिस्टल किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, तो इसको कहा जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। तो ये जो डिफरेंस है ये है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में हमने क्लासीफाई कर लिया, जो मेन डिफरेंस है वो आपको बता दिया। लेकिन ये जो अरेंजमेंट में डिफरेंस है इसकी वजह से और भी बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो सारे डिफरेंसेस और एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के वो हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। बेटा जी, जो शुरुआत का जो पहला लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का टोटली थ्योरेटिकल है, कहीं पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है और यूं कहें तो बहुत ज़्यादा समझने वाला भी नहीं है। तो सेकेंड लेक्चर से आप ये मान के चलिए सॉलिड स्टेट का जो मेन सेगमेंट होता है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन मतलब आपको फील करना पड़ेगा। लेकिन जो पहला लेक्चर होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कॉपी पेन उठाइएगा और उसमें डालिए हेडिंग, सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम आपने डाल दिया होगा और पहली हेडिंग आप डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक तरफ आप डालिएगा। इनको हम डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कम टाइम में टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक तो ये फायदा है और दूसरा फायदा है कि कंपेयर करते हुए जब आप पढ़ोगे तो आपको याद जल्दी होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और दूसरे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। देखिए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस लिखिएगा जो आपको बताया गया था, अभी अभी बताया। यहां पर आप लिखेंगे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉलो अ रेगुलर पैटर्न, दैट इज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली। यहां पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट रेगुलर, मतलब वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। मतलब बताएंगे अभी। दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स और यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। क्या डिफरेंस है? जैसे हमने बात की थी कि NaCl में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रिस्टल में 10⁻22 आयंस होते हैं और अरेंजमेंट रेगुलर होता है पार्टिकल्स का। ये बात बेटा सही है, अरेंजमेंट रेगुलर होता है, लेकिन कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता है तो अरेंजमेंट रेगुलर, मतलब आप उसको बाकायदा ऑब्जर्व कर सकते हो सब कुछ। लेकिन ये देखा गया है कि 10⁻22 आयंस हैं पर 10⁻16 आयंस एक जगह पर वहां एक कोई ना कोई डिफेक्ट मिल जाता है। डिफेक्ट का मतलब जो रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा था, पार्टिकल्स के अरेंज होने का जो रेगुलर पैटर्न चल रहा था, वो पैटर्न कहीं ना कहीं पे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है क्रिस्टलाइन में भी। लेकिन थोड़ा सा, मतलब बताया ना कि बहुत कम, कुछ पॉइंट्स पे। अब बताया आपको 10⁻16 आयंस में जाकर के कहीं एक जगह ऐसा होता है, पर 10⁻16 आयंस एक जगह पर यहां डिफेक्ट होता है सोडियम क्लोराइड में। तो अरेंजमेंट तो रेगुलर है, बट बताया ना आपको कि कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता है, कुछ ना कुछ वहां पर डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम इम्परफेक्शंस भी कहते हैं। तो होता क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी रेगुलर अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक चलेगा और लॉन्ग रेंज एक लंबी दूरी के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा आयंस के बाद हो सकता है आपको एक इररेगुलरिटी मिले।
तो कहते हैं कि इनमें जो भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है, तो इनको कहा दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, मतलब इनमें जो एक ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज का होता है। रेगुलरली अरेंज होने को ही हमने ऑर्डर कहा है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे कि अगर क्लास में बच्चे बिल्कुल एक किसी पैटर्न को फॉलो करके बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे दिस क्लास इज हाईली ऑर्डर्ड। तो ऐसे ही यहां पर हम कहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वहां पर जो भी अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, और इनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर कोई अरेंजमेंट मिलता भी है तो बहुत थोड़ी देर चलता है, उसके बाद वो अरेंजमेंट बदल जाता है, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट बेटा तीसरा यहां पर होगा, इसमें हम लिखेंगे एजेस, EDGES, edges and boundaries are sharp. Edges and boundaries are sharp and surfaces are smooth. जो किनारे होंगे सॉलिड्स के एजेस, बाउंड्रीज, और जो सरफेस होगी वो कैसे होते हैं, एजेस और बाउंड्रीज शार्प होती हैं बिल्कुल, और जो इनकी सरफेसेस होती हैं वो स्मूथ होती हैं। इसका उल्टा यहां पर लिखेंगे एमॉर्फस में, edges and boundaries are not sharp and surfaces are rough. Next point, यहां पर हम लिखेंगे melting and boiling points are, boiling point छोड़ दीजिए, सॉलिड्स की बात चल रही है, melting points are sharp, sharp के ब्रैकेट में fixed लिख दीजिएगा। इस बात का मतलब क्या है, पहले यहां लिखें melting points are शार्प यानी फिक्स्ड, और यहां लिखेंगे एमॉर्फस में मेल्टिंग पॉइंट्स आर इन रेंज। एग्जांपल ये है भाई, अगर सॉलिड का इतना बड़ा टुकड़ा आपके पास है तो इस वाले पार्ट को अगर आप मेल्ट कराते हो तो मान लिया कि ये वाला पार्ट 500.1 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला पार्ट ले लीजिए चाहें, ये वाला पार्ट ले लीजिए चाहें, सारा का सारा सॉलिड जो मेल्ट होगा वो एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। वजह ये कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, तो हर जगह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जितनी स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की यहां पे होगी उतनी ही स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की यहां पे होगी। इससे क्या होगा कि हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल शार्प या फिक्स्ड होता है। एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में मान लो कि अरेंजमेंट यहां अलग है, यहां अलग है, इस वाले पार्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया 200 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है तो फिर इस केस में मान लेते हैं कि 198 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं है, वो रेंज में है, कहा जाएगा 198 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका फोर्थ। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, यहां पर शार्प होंगे, यहां पर कैसे होंगे, रेंज में होंगे। फिर देखिएगा बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, लिखें इसमें एक पॉइंट लिखा जाएगा, देयर कटिंग इज शार्प व्हेन कट बाय नाइफ। देयर कटिंग इज शार्प व्हेन कट बाय नाइफ। चाकू से अगर आप काटोगे या किसी से भी काटोगे तो इनकी कटिंग शार्प होती है क्या, पार्टिकल्स बिल्कुल रेगुलरली अरेंज हैं इस तरीके से, हमने मान लिया ऐसे अरेंज हैं, पास इस तरीके से ले लिए, पास होना चाहिए था, चलो दोबारा बना लेते हैं, इस तरीके से हमने ले लिए, और फिर ये पार्टिकल्स हैं ऐसे करके। तो भाई एटम को तो आप काट नहीं सकते, डाल्टन ने कहा था, तो यहां से कटिंग तो होगी नहीं, कटिंग कहां से होगी, यहां से होगी जहां पे थोड़ा सा गैप है, और ये कटिंग कैसी जाएगी, बिल्कुल रेगुलर जाएगी, शार्प होगी। एमॉर्फस में अरेंजमेंट रेगुलर होता नहीं है, फिर यहाँ पार्टिकल आ गया, फिर कुछ पता नहीं यहाँ पे पार्टिकल आ गया, यहाँ पे पार्टिकल आ गया, यहाँ पे पार्टिकल आ गया, तो कटिंग जो होगी वो कैसी होगी, इररेगुलर टाइप की होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कटिंग इज शार्प व्हेन कट बाय नाइफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे कटिंग शार्प नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक।
और एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। इसको जरा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। एन का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, नॉट, और आइसो का मतलब है नॉट, सेम हो गया पूरा, और ट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट से। समझिएगा, मान लीजिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो दो टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जस्ट लाइक NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल लिया। अगर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ये पार्टिकल A है, फिर यहाँ पर ये पार्टिकल B है, थोड़ा सा गैप दिखाते हुए चल रहे हैं, A है B, यहाँ पर B A, जनरली होता भी है ऐसा, B A A B A B, ये अरेंजमेंट है। आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो A B दोनों की वजह से मिलेंगी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज केवल A की वजह से मिलेंगी। अगर आप यहां पे मूव करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज केवल B की वजह से मिलेंगी। डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने पर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एन आइसोट्रॉपिक आप लिखोगे, ये तो बस हमने इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया। ये आप डायग्राम बनाओगे और एन आइसोट्रॉपिक के आगे ही आप लिखोगे दैट इज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इनकी प्रॉपर्टीज अलग डायरेक्शंस में अलग होती हैं। और आइसोट्रॉपिक में आप लिखोगे देयर प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। वजह यह है कि ऐसा कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट यहां पे है नहीं। तो अगर सॉलिड का इतना बड़ा टुकड़ा भी आपने लिया जहां पे एक टाइप का कोई पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा था, तो आप जिस डायरेक्शन में जाओगे तो ऐसा मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टीज में लंबे समय तक, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से जैसे गए कि आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी मिलेंगी यहां पे, और इस डायरेक्शन में गए तो इससे अलग और फिर यहां पर एक जैसी मिलेंगी, यहां ऐसा नहीं होता है। तो हर तरफ प्रॉपर्टीज को एक जैसा मान के ही चलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करिए। तो बेटा जी ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के मेन डिफरेंसेस हो गए। क्या क्या डिफरेंसेस हुए? ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका बेसिस है, आपको समझाया था, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आपने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अरेंजमेंट कैसा होगा? रेगुलर। यहाँ पे आपने लिखा है नॉट रेगुलर, या जो भी आपने लिखा उस टाइम जो आपको लिखाया। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स, यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। यहाँ पे आपने लिखा होगा एजेस, बाउंड्रीज शार्प, वहाँ शार्प नहीं। सरफेसेस स्मूथ, वहां पे सरफेसेस स्मूथ नहीं। जब चाकू से काटोगे कटिंग इज शार्प, कटिंग इज इररेगुलर। फिर आपने लिखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड या शार्प, वहां पर फिक्स्ड या शार्प नहीं होंगे। ये एन आइसोट्रॉपिक हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है व्हाट डू यू मीन बाई एन आइसोट्रॉपी। तो आपको लिखना होगा इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हेन वी मूव in different directions different properties are observed, it is called anisotropy and these solids are called anisotropic solids। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है एग्जाम्पल्स की। तो बेटा जी एग्जाम्पल्स आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जाम्पल्स लिखें। सभी सॉल्ट्स मतलब ऑल सॉल्ट्स एग्जाम्पल। मेटल्स, सभी मेटल्स भी होते हैं। इसके अलावा डायमंड, ग्रेफाइट, आइस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ आ सकते हैं। एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स आप लिखो, उनको याद रखो, बाकी सब क्रिस्टलाइन ही होंगे। एमॉर्फस में आप एग्जाम्पल्स लिखिएगा। एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स में ग्लास, ग्लास, रबर, ग्लास है, रबर है, कर्ड। इसके अलावा अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके अलावा बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। ये
बेटा सारे तो नहीं, हम यहां पर एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं मैनी पॉलीमर्स। एक चैप्टर ही आपका आएगा पॉलीमर्स, वहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। अभी आप फिलहाल इतने एग्जाम्पल्स याद रखें, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, ये सब एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स होते हैं। और बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे मिलेंगे आपको, ज़्यादातर पॉलीमर्स आपको मिलेंगे जो एमॉर्फस सॉलिड्स ही होते हैं। वो आपको पॉलीमर चैप्टर में हम अलग से बताएंगे, यहाँ पर बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है एक, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 2-3 फॉर्म हो सकते हैं। क्वेश्चन होता है वाई एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद इस पूरे चैप्टर में जो भी बात की जाएगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जाएगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है। क्यों? क्वेश्चन आता है या एक क्वेश्चन बनता है, जो एंशिएंट ग्लास विंडोज, एंशिएंट ग्लास विंडोज मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराने, एंशिएंट। जो एंशिएंट ग्लास विंडोज होते हैं, बहुत पुराना, कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसमें ग्लास की खिड़की लगी हुई है, 50 साल 100 साल हो गए हैं, अगर उस खिड़की को ऑब्जर्व किया जाए बहुत माइक्रो लेवल पे, तो ये देखा गया है कि उसकी थिकनेस, मोटाई ग्लास की नीचे की तरफ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू टॉप। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, वाई द एंशिएंट ग्लास विंडोज आर थिक एट बॉटम एंड थिन एट टॉप। तो ये इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, या और करके लिखेंगे वाई एंशिएंट ग्लास विंडोज आर थिक एट बॉटम एज कंपेयर टू टॉप। तो अगर आपसे पूछा गया है कि एमॉर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स मतलब, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है, ये स्यूडो होता है, यहाँ पी साइलेंट है, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। क्योंकि हम जनरली ये पढ़ते हैं सॉलिड्स के अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। फ्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई एमॉर्फस सॉलिड लिया और अभी का अभी 5 मिनट में क्या होगा, ये फ्लो कर जाएगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, बट वो फ्लो बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लेता है फ्लो करने में। देखो वजह क्या रही थी कि ग्लास विंडोज नीचे की तरफ थिक हो गए थे। जब ग्लास विंडो लगाया गया होगा तो यूनिफॉर्म थिकनेस का रहा होगा। अब ग्लास जो है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, आप यही लिखेंगे एग्जैक्टली, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी glass window becomes thick at bottom as compared to top after very long time। तो अगर ग्लास विंडो वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर तो ये होगा। और अगर केवल यही क्वेश्चन पूछा जाए कि स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, तो आपको ये आंसर देना है बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, बस यही एक लाइन और कुछ नहीं। तो दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन आंसर देने का तरीका अलग रहेगा। अगर पूछा जाए स्यूडो सॉलिड्स कहते क्यों हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। और अगर पूछे कि ग्लास विंडोज थिक क्यों हो जाते हैं बॉटम पे, तो आप लिखेंगे कि दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वो नीचे की तरफ क्या हो गए, बहुत लंबे समय के बाद नीचे की तरफ कैसे हो गए, थिक हो गए, और ऊपर की तरफ थोड़े पतले हो गए। जब फ्लो कर जाएंगे तो ऐसा तो हो ही जाएगा। एक तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप समझें और इसको आप याद करके भी रखें। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं, कोई भी सब्सटेंस है, आपने उसको हाई टेम्परेचर पे ले लिया, मान लेते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उस पे वो सॉलिड था, फिलहाल आपने उसको पिघला लिया,
हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया और वो अभी कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जब आप उस लिक्विड फॉर्म को धीरे धीरे ठंडा होने देंगे, स्लो कूलिंग, जब स्लो कूलिंग होने देंगे बेटा जी, एक प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट्स तो लगते ही हैं कि जो अगर एक टाइप का पार्टिकल है या एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के साइज में कितना डिफरेंस है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स जब अरेंज होंगे तो रेगुलरली कैसे अरेंज होंगे। मतलब जब आप सॉलिड को आपने मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले लिया, अब आप क्या कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं। स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आकर के क्या करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ये सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉलिड जब बनेगा तो उसमें पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, जो एक पैटर्न फॉलो करेंगे अरेंज होने का, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये प्रोसेस पूरी की पूरी नेचुरल है और थोड़ी टाइम टेकिंग है, मतलब एक टाइम लगता है पार्टिकल्स को अरेंज होने में। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस नेचुरल होती है। इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ मिलता है, आप चाहें तो ये एक नोट करके लिख लेना, SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड है। अभी हमने इसको मोल्टेन फॉर्म में लिया। मोल्टेन फॉर्म में तभी ले पाएंगे जब ये हाई टेम्परेचर पे होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर दिया हमने, रैपिड कूलिंग कर दी। रैपिड कूलिंग मतलब बहुत तेजी से टेम्परेचर को हाई से हम कहां ले आए, लो। और दूसरी बार हमने क्या किया, इसको हमने यहां पर बहुत स्लो कूलिंग की। स्लो कूलिंग, इसको हम लोग एक और वर्ड देते हैं एनीलिंग। यहां पर हमने एनीलिंग की। तो ये देखा गया कि जब हम रैपिड कूलिंग करते हैं तो जो SiO2 होता है, सॉलिड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस सिलिका बोलते हैं इसको। और यहां पर जब हम स्लो कूलिंग बंद करते हैं तो SiO2 सॉलिड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये कौन सा होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है। एग्जाम्पल है इसका क्वार्ट्ज, QUARTZ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बहुत सिंपल सी बात है, हमने बताया था आपको कि जब हम लिक्विड फॉर्म को सॉलिडिफाई करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो टाइम टेकिंग होती है। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, पार्टिकल्स को मौका मिला रेगुलरली अरेंज होने का और उन्होंने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया। यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल्स को इतना टाइम नहीं मिल पाया, जो जहाँ पे था रेगुलरली अरेंज हो नहीं पाया, वैसे ही अरेंज हो गया और इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड बना। ये आप नोट करेंगे। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो पुराने ग्लास विंडोज होते हैं, फिर ग्लास विंडो आ गया, वो ओपेक क्यों हो जाते हैं? ग्लास की प्रॉपर्टी होती है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। भाई आपने तो ग्लासेस बहुत सारे देखे जो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। वो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं तो वो बनाए जाते हैं जानबूझ के, उनमें कोई ना कोई सॉल्ट के आयंस डालते हैं, कलर्ड आयंस डालते हैं, ताकि उसमें ग्लास में कोई ना कोई कलर आ जाए, और कलर आने से क्या होता है, वो ओपेक हो जाता है। या कुछ और भी तरीके होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, ग्लास जो ट्रांसपेरेंट था उसकी ये प्रॉपर्टी ख़त्म करते हैं। इन जनरल जो ग्लास होता है, नॉर्मल ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ग्लास का विंडो लगाया गया, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का लगाया गया, लेकिन 50-60 साल के बाद जब देखा जाता है, तो अगर आपने कोई पुरानी बिल्डिंग देखी है, गांव वगैरह में आज भी मिल जाएंगी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग, तो आप देखिएगा कि ग्लास में वाइट वाइट से पैचेस आ जाते हैं, मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, कुछ जगह पे मिल्की अपीयरेंस आ जाती है। जैसे ग्लास का विंडो है ये यहाँ पर, तो इसमें मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होने वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, वाई एंशिएंट ग्लास विंडोज शो मिल्की अपीयरेंस और दे बिकम ओपेक, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर भी यहीं से आता है। ये भी अच्छा आपको पता होगा, जो ग्लास होता है वो सिलिकेट्स होते हैं, कुछ एल्कली मेटल्स होते हैं और 13th ग्रुप के भी होते हैं मेटल्स, उनके सिलिकेट्स होते हैं ग्लासेस। अगर आपने पढ़ा हो, वैसे आपके कोर्स में तो है नहीं 11th में ग्लास, तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बट ये सिलिकेट्स होते हैं, कुछ कैटायंस, और सिलिकेट क्या होता है यहाँ पर, ये एनायन होता है।
तो ये सिलिकेट्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब सुनिएगा आंसर में हम क्या लिखेंगे। इफ ग्लास विंडो इज एंशिएंट, तो इसने क्या किया होगा, इसने बहुत सारी रातें देखी हैं, इसने बहुत सारे दिन देखे हैं। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर कैसा होता है, कम। ड्यूरिंग डेज स्लो हीटिंग, ड्यूरिंग नाइट्स स्लो कूलिंग, ये प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एनीलिंग। और एनीलिंग के चक्कर में जो एमॉर्फस ग्लास था जहां पर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं था, अब एनीलिंग के चक्कर में क्या होता है, वहां पर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर्स आने लगते हैं, और जब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मिल्की अपीयरेंस या ओपेक होने लगता है। तो मिल्की अपीयरेंस शो करने लगता है या फिर कैसा होने लगता है, ओपेक होने लगता है, बात एक ही है दोनों। तो आपको अगर आंसर देना पड़े इस क्वेश्चन का, वाई एंशिएंट ग्लास विंडोज शो मिल्की अपीयरेंस और दे बिकम ओपेक, तो आपको आंसर देना है ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। फुल स्टॉप के बाद फिर आप लिखेंगे इफ ग्लास विंडो इज वेरी ओल्ड, during days slow heating and during nights slow cooling takes place, this is called annealing. Due to annealing glass acquires crystalline properties, hence it shows milky appearance और it becomes opaque। ये इसका आंसर होगा। तो ये पहला क्लासिफिकेशन जो था, जो हमें आपको पढ़ाना था, जो मेन टॉपिक शुरू होता है आपका सॉलिड स्टेट में, वो यहीं से शुरू होता है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं। बाकी का सब तो आप बहुत पहले भी पढ़ चुके होते हो। तो पहली हेडिंग जो हमारी ख़त्म हुई वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे थे एमॉर्फस सॉलिड्स। अब इस चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड्स की कोई भी बात नहीं होगी। अब हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सब कुछ होगा अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इस टॉपिक के नोट्स आप बना लीजिएगा। पहली हेडिंग जो है वो 2-3 जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो भी आप कर लीजिएगा। आइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और फिर हम अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं विद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बेटा ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस में जो एक वर्ड बताना हम आपको भूल गए, एमॉर्फस सॉलिड्स को हमने कहा था हम लोग स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ये वर्ड यूज नहीं किया था हमने, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। रीजन वही है बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ या किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, या इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी पूछे गए हैं वो भी आपसे हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है वाई आर सॉलिड्स रिजिड, रिजिड क्यों होते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, सॉलिड्स के रिजिड होने की वजह क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम बहुत सीधी सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम कैसा होगा, डेफिनिट होगा। डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो एमॉर्फस टर्म का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। जहां एमॉर्फस वर्ड का मतलब ही होता है लैक ऑफ सिमेट्री, जहां पर सिमेट्री ना हो, या हम कह सकते हैं शेपलेस, जहां पर कोई शेप ना हो। एमॉर्फस वर्ड का मतलब ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन है वाई इज ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड्स बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। या आप यूं भी कह सकते हैं ये एक एमॉर्फस सॉलिड होता है एंड एमॉर्फस सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, हेंस ग्लास इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके बाद क्वेश्चन आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। आपको ये बताना है कि ये कौन सा सॉलिड होगा, एनसीईआरटी का है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम है, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे ऐसे जाएं, बहुत सीधी सी बात है, ये आइसोट्रॉपी शो कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब ये कौन सा सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा एमॉर्फस। और आगे कहा है वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में हम क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या इसे हम रेगुलरली कट कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो, क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, ये ब्रेक हो जाता है जनरली छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एमॉर्फस सॉलिड्स को जब काटने की आप कोशिश करते हो तो जनरली वो क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। फिर ये क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स। तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सीबीएसई दिल्ली में आ चुका है, फॉरेन में आ चुका है। उसके बाद बस यहाँ से अब और क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ बुक्स में ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस कराए थे कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, या ग्लास विंडो मोटी होती है पतली होती है, या कुछ ऐसी कुछ बातें हम लोगों की हुई थी। तो ये टॉपिक अब पूरी तरीके से ख़त्म होता है, पहला जो था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग डालेंगे, अब जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमने आपको बताया था हम जो भी पढ़ेंगे दैट विल बी फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगली हेडिंग हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है, इस नेचर के बेसिस पर हम क्या करना चाहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा जी 4 टाइप के हैं, आपकी जो कॉपी होती है इस तरीके से देख लीजिए, ये पेज अगर ऐसे होता है आपका इस तरीके से, ऐसे आप लिखते हो तो ऐसा ना करके पेज को ऐसा कर लें और फिर ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, इससे आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 4 टाइप के होते हैं। एक तरफ आप डालोगे आयनिक सॉलिड्स, दूसरे होंगे कोवेलेंट सॉलिड्स, तीसरे होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, या इन्हीं को हम कहते हैं वैन डर वाल्स सॉलिड्स। और आखिरी होंगे चौथे, वहां जगह नहीं है, चलो यहीं लिख देते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स होते हैं, इनको भी हम डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट हम वही लिखेंगे, यहां पर आप लिखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक में पहला पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे भाई कोई सॉल्ट अगर है NaCl है तो Na+ और Cl- के बीच में जो भी फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट में आप लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर में लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक वैन डर वाल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक वैन डर वाल फोर्स। और यहां मेटेलिक में लिखेंगे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मेटेलिक बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट पे आइएगा, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस। कोवेलेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। जैसे आप डायमंड की बात करोगे, डायमंड इसका एग्जाम्पल है, डायमंड में सभी कार्बन के एटम्स होते हैं और उन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
तो अगर इनफैक्ट हम ये कहें कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स तो हैं बट नॉन मेटेलिक एटम्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स ही होंगे मेटेलिक सॉलिड्स में भी, लेकिन वो मेटल के एटम्स होंगे। यहाँ पर नॉन मेटल एटम्स कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें, आइस का एग्जाम्पल लें, तो आइस में HOH, ये होता है HOH, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ध्यान अगर आप दोगे तो O और H के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वैन डर वाल फोर्स हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल फोर्स भी है, फिर भी हमने इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा, हमने इसको कोवेलेंट क्यों नहीं कहा? बेटा जी, ये जो फोर्स है कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सॉलिड नेचर, क्योंकि ये बॉन्ड तब भी होगा जब H2O लिक्विड यानी वाटर होगा, ये बॉन्ड तब भी होगा जब H2O वेपर्स होंगी, लेकिन जो इसके सॉलिड होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो ये फोर्स है। जब एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं टेम्परेचर कम करने पर, तब ये सॉलिड हो जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो ये वाले फोर्सेस ही होते हैं वो तब लिक्विड या वेपर्स में जाएगा। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आप पढ़ोगे लगभग सब में, या कुछ छोड़ दें, सब में कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको कोवेलेंट सॉलिड्स नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके सॉलिड होने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उनके सॉलिड होने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और यहाँ पे क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड। तब आप सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पर आयनिक में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर मेटेलिक में आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स। मेटल एटम्स के ब्रैकेट में आप चाहें लिख सकते हैं कर्नेल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जिनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरा जो डिफरेंस हम पढ़ेंगे वो होगा इनके मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। तो आयनिक सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में आप लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स आप लोगे सबके सब जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। कार्बन बहुत सारे एटम्स होते हैं, हजारों एटम्स होते हैं, तब जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है वो सब जुड़ते जाते हैं और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल मतलब एक बहुत बड़ा एटम, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाईएस्ट होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ हाई लिखा आपने, रीजन लिखा, यहाँ पर लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई ड्यू टू जाइंट नेचर। जाइंट नेचर होता है ड्यू टू जाइंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी लो बिकॉज बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल्स के केस में वो वेरी करते हैं लो से हाई, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है। एस ब्लॉक के मेटल्स में जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं।
सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जनरली, ये एक दो को छोड़ दें तो। और डी ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेटेलिक सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी फ्रॉम लो टू हाई बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग वेरी विद या वेरी मेटल टू मेटल, वेरी मेटल टू मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होगी इनके कंडक्टिंग नेचर की। तो आयनिक सॉलिड्स में भाई कंडक्टर वो होता है जहां चार्ज कैरियर्स हों। चार्ज कैरियर्स आइदर आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां चार्ज कैरियर्स तो हैं, आयंस हैं, बट वो जो आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बंधे हुए होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव करने के लिए फ्री नहीं है। और जब वो फ्री नहीं है, जब मूव ही नहीं कर पाएंगे तो चार्ज मूव नहीं करेगा, हेंस दे आर बैड कंडक्टर्स। बट जब इसी आयनिक सॉलिड को आप मोल्टेन स्टेट में लाओगे, मतलब पिघला दोगे या इसका एक्वस सोल्यूशन बना लोगे, तब भी आयंस अलग अलग हो जाते हैं और अब ये आयंस मूव कर सकते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सोल्यूशन में अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर आयनिक सॉलिड्स में बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ions are not free to move, ions are not free to move। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखें they are good conductors in molten state और in aqueous solution। कोवेलेंट में लिखेंगे bad conductors except graphite, क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर जो होती है, आपने स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा होगा, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो कोवेलेंट में बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मॉलिक्यूलर में ऑलवेज बैड कंडक्टर्स, मेटेलिक में ऑलवेज गुड कंडक्टर्स। यहां चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गए इनमें डिफरेंसेस। और अब हम लास्ट में लिखेंगे एग्जाम्पल्स। आयनिक सॉलिड्स में एग्जाम्पल लिखिए सभी सॉल्ट्स। कोवेलेंट में एग्जाम्पल लिखिएगा, कोवेलेंट के एग्जाम्पल्स में हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, फुलरीन का भी नाम सुना होगा आपने, वो भी इसी में आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आइस, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, ये सॉलिड CO2 होती है, इसका कॉमर्शियल नेम होता है ड्रिकोल्ड, याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और भी एग्जाम्पल्स बाद में जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आएंगे। मेटेलिक सॉलिड्स में आप एग्जाम्पल लिखेंगे मेटल्स एंड एलॉयज। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से। बेटा NCERT का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, कोवेलेंट, कोवेलेंट को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कॉमा मेटेलिक एंड एमॉर्फस। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड है। हमने अभी भी एग्जांपल बताया था सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है, कार्बन की भी 4 होती है। तो सिलिकॉन इस तरीके से, अगर हम पहले केवल सिलिकॉन को अगर हम लें तो ये भी कोवेलेंट में आएगा, क्योंकि ये सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर ये सिलिकॉन जुड़ता चला जाता है, ऐसे ही करके हर तरफ SI करके जुड़ जाते हैं और एक नेटवर्क सॉलिड बन जाता है। तो यानी अगर हम इसकी बात करें SI की, तो ये किस में आएगा, ये कोवेलेंट सॉलिड में आएगा। ऊपर से देखते हैं, ये भी कोवेलेंट ही होगा P4O10। देखो फॉस्फोरस का ऑक्साइड है P4O10। बेटा जी P4O10 के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में सोच के देखो कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है। HCl के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में सोच के देखो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है।
या O2 के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सोच के देखो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है। O2 में आयनिक तो हो नहीं सकता, ऐसे HCl और HCl के बीच आयनिक नहीं हो सकता, P4O10 के बीच में भी आयनिक नहीं हो सकता। कोवेलेंट इसलिए नहीं हो सकता, ऑलरेडी वैलेंसीज सारी की सारी सेटिस्फाइड हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचता है वो कौन सा बचता है? वो बचता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कोई भी सॉलिड आपको मिले और मॉलिक्यूल मिले जनरली, तो मॉलिक्यूल अगर आपको मिलता है तो आप ये सोच के देखेंगे तुरंत ही कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई हो सकता है तो वो क्या हो सकता है? वो ज़्यादातर चांस जो होते हैं वो किसके होते हैं? मॉलिकुलर यानी वैन डर वाल्स फोर्स के ही होते हैं। तो वो सब आते हैं वैन डर वाल्स सॉलिड्स में। आयोडीन I2 और I2 के बीच में, भाई एग्जिस्ट तो I2 की फॉर्म में ही करता है, तो आयोडीन कैसा होगा? I2 और I2 के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ही होगा। सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब S8 और S8 के बीच में, S8 अकेला तो बना नहीं लेगा क्रिस्टल या सॉलिड जो भी है, S8 और S8 के बीच में कौन सा फोर्स हो सकता है? ऑफ कोर्स वैन डर वाल्स फोर्स। तो ऐसे सारे सॉलिड्स जहां पर और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन सा फोर्स होता है? वहां पर वैन डर वाल्स फोर्स होता है और वो वैन डर वाल्स सॉलिड्स होते हैं। तो ये हो जाएगा वैन डर वाल्स सॉलिड। SiC तो पहले ही हो गया। ग्रेफाइट लिखाया है पहले से, कोवेलेंट का एग्जांपल लिखाया है। रुबिडियम एक मेटल है तो मेटेलिक सॉलिड होगा। देखो यहां पर NH4 होल थराइस PO4, ये आयंस हैं। अगर आप इसको तोड़ोगे तो फॉस्फेट आयन बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा, और जहां पर आयंस बन जाएं वो आयनिक सॉलिड होता है। आयोडीन आपको बताया था कैसा होगा, मॉलिकुलर सॉलिड होगा। प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड होता है। ब्रास एलॉय होता है, एलॉय है तो मेटेलिक सॉलिड होगा। LiBr ये आयंस होते हैं तो आयनिक सॉलिड होगा। और पॉलीयूरीथेन, जहां पर भी पॉली वर्ड आ जाए तो फिलहाल तो आप उसको एमॉर्फस में ही डालिए। कुछ ही एक्सेप्शनल पॉलीमर्स हैं जो आयनिक उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं, अदरवाइज सारे के सारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? एमॉर्फस में। तो बेटा जी जो थ्योरेटिकल लेक्चर था पहला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं था, वो पहला लेक्चर हमने ये ख़त्म कर दिया। इसको देखिए, ढंग से नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एग्ज़ाम में वो भी हमने आपको करा दिए। तो पढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।